हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूं। आज मैं फिर से आप लोगों से करंट अफेयर्स से संबंधित कुछ टॉपिक्स के विषय में चर्चा करूंगी। मैं लगातार 4 सितंबर से ही अपने चैनल पे करंट अफेयर्स से संबंधित एक वीडियो पोस्ट कर रही हूं या अपलोड कर रही हूं। उम्मीद करती हूं ये वीडियोस आपको पसंद आए होंगे और आपकी परीक्षा की तैयारी में आपको मदद पहुंचा रहे होंगे। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त यदि जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यदि उनके साथ में भी आप अपने मेरे इस वीडियो को यदि आप शेयर कर सके अपने फ्रेंड सर्कल में और व्हाट्सएप ग्रुप्स में, तो ये मेरे हिसाब से जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मददगार साबित होंगे। फर्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बात करूंगी न्यू कैलेडोनिया के विषय में। दक्षिणी प्रशांत महासागर स्थित फ्रांसीसी उपनिवेश न्यू कैलेडोनिया में जनमत संग्रह कराया गया है। इस जनमत संग्रह में 53.25% लोगों ने फ्रांस से अलग नहीं होने का समर्थन किया है। यहाँ पे यदि हम न्यू कैलेडोनिया के विषय में यदि और बात करते हैं तो 1774 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने स्कॉटलैंड के लैटिन नाम कैलेडोनिया के आधार पर इस द्वीप का नाम न्यू कैलेडोनिया रखा था। फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय के द्वारा 1853 में न्यू कैलेडोनिया पर विजय प्राप्त की गई थी। कई दशकों तक न्यू कैलेडोनिया में जेल कॉलोनी बनाकर इसका प्रयोग किया जाता रहा था। न्यू कैलेडोनिया संयुक्त राष्ट्र संघ के 17 गैर शासित क्षेत्रों में से एक है। नोमिया समझौते के अनुसार न्यू कैलेडोनिया में 3 बार जनमत संग्रह कराया जा सकता है। अगर स्थानीय विधानसभा के 1/3 सदस्य जनमत संग्रह की मांग करते हैं तो 2022 तक तीसरे जनमत संग्रह का आयोजन किया जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से संस्कृत के विषय में चर्चा करूंगी। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा अपने राज्य में अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू के अलावा संस्कृत में भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का प्रारंभ किया गया है। संस्कृत प्राचीन इंडो आर्यन शास्त्रीय भाषा है। यह भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध है तथा 22 भाषाओं में से एक है। पाणिनि विश्व के सबसे बड़े व्याकरण शास्त्री थे। 1971 में वाराणसी में पहला संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। इस विद्यालय का नाम संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय था। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से स्वामीनाथन आयोग के विषय में बात करूंगी। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाएगा, जिससे 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने में सहायता मिलेगी। एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के तौर पे याद किए जाते हैं। किसानों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन 18 नवंबर 2004 को प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में किया गया था। इसे अपनी अंतिम रिपोर्ट 2006 में प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से असम की विरासत की खोज के विषय में चर्चा करूंगी। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा एक पुस्तक जारी की गई है जिसका नाम असम की विरासत की खोज है। पुस्तक एक कॉफी टेबल बुक है। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन के द्वारा किया गया है। यह पुस्तक अमिताभ बच्चन द्वारा प्रस्तावित है। इस पुस्तक के लेखक पद्म पानी बोरा हैं। ये 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इस पुस्तक में भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न जातियों और जनजातियों के संदर्भ में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से फोर्ब्स के विषय में चर्चा करूंगी। विश्व के शीर्ष चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी कर दी गई है। HDFC बैंक के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर रवि संथानम इस सूची में शामिल किए गए हैं। फोर्ब्स ने वर्ल्ड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल CMO शीर्षक के साथ इसे जारी किया है। इस सूची में विश्व के शीर्ष 50 चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के नामों को शामिल किया गया है। भारतवर्ष के सिर्फ एक नाम इस सूची में शामिल है। इस सूची में उनका स्थान 39 है। प्रथम स्थान पर इस सूची में फिल स्किलर हैं।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में ये एप्पल के वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से रतन टाटा के विषय में बात करूंगी। भारत के प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा को अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उल्लेखनीय है कि रतन टाटा के नेतृत्व में 3 दशकों में उनकी कंपनी अमेरिका में भारतीय रोजगार प्रदान करने वाली कंपनियों में सर्वोच्च स्थान पर बनी हुई है। यहाँ पे ये बहुत गर्व का विषय है भारत के लिए कि एक इंडियन कंपनी जो है वहाँ पे अमेरिका में लोगों को रोजगार जो है वो प्रदान कर रही है और सर्वोच्च स्थान पर बनी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के विषय में चर्चा करूंगी। हिंदुस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा 74वें वार्षिक सत्र का आयोजन किया गया है, जिसे भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने संबोधित किया है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से ब्रेथ प्रिंट के विषय में बात करूंगी। भारत के नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता के डॉक्टर मानिक प्रधान तथा उनकी टीम के द्वारा अल्सर पैदा करने वाले गैस्ट्रिक रोगाणु का पता लगाने के लिए एक नए ब्रेथ प्रिंट की खोज की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से समुद्री निगरानी उपग्रहों के विषय में बात करूंगी। भारत और फ्रांस के द्वारा संयुक्त रूप से समुद्री निगरानी उपग्रहों के समूह का प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों से पोस्टल बैलेट के विषय में बात करूंगी। भारत के चुनाव आयोग के द्वारा 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों तथा दिव्यांगों के लिए पोस्टल बैलेट के द्वारा मतदान की सुविधा की प्रक्रिया जारी कर दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों से चर्चा करूंगी रेज 2020 शिखर सम्मेलन के विषय में। भारत के नीति आयोग और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा 5 से 9 अक्टूबर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेज 2020 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और इसका अभी भी उपयोग हो रहा है बहुत सारे क्षेत्रों में। तो ये यहाँ पे जो नीति आयोग के द्वारा जो एक किया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में शिखर सम्मेलन का आयोजन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से रोमिला थापर के विषय में बात करूंगी। भारत की प्रख्यात इतिहासकार रोमिला थापर के द्वारा वॉइस ऑफ डिसेंट नाम की पुस्तक लिखी गई है। यदि हम यहाँ पे रोमिला थापर के विषय में बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत के इतिहासकारों में इनका स्थान सर्वोच्च ही आता है, क्योंकि इनके द्वारा जितनी भी पुस्तकें लिखी गई हैं वो भारतीय इतिहास को समझने में तथा एक नई दिशा प्रदान करने में मददगार साबित हुई हैं। प्राचीन भारत के विषय में जितनी भी इनकी पुस्तकें लिखी गई हैं, या वो मौर्यन एम्पायर पे हो या अशोका पे, यहाँ पे इतिहास को एक नए नज़रिए से समझने और पढ़ने का हमें एक मौका भी मिलता है। जैसे कि यहाँ पे मैं और एक उल्लेख करना चाहूँगी कि इनके द्वारा जो सती प्रथा के विषय में जो इनका विचार रहा है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने पुस्तक में दर्शाया है, वो हमें सती प्रथा को भी एक दूसरे ही तरीके से या अलग ही प्रिटेक्स्ट में समझने का भी मौका प्रदान करता है। रोमिला थापर के विषय में या इनके योगदान के विषय में हम बात करते हैं तो भारतीय इतिहास लेखन में इनका योगदान अभूतपूर्व है तथा इनका स्थान भारतीय इतिहास के एक इतिहासकार के तौर पे अभूतपूर्व है और आने वाले समय में भी इन्हें हमेशा इनके लेखन कार्य के लिए याद किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से पुनः वित्त योजना के विषय में बात करूंगी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जल स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए एक पुनः वित्त योजना प्रारंभ की गई है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि जल स्वच्छता और बेहतर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है, जिससे कि स्वस्थ जीवन शैली बिताने में या व्यतीत करने में लोगों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से बोंगो सागर के विषय में बात करूंगी। भारत और बांग्लादेश के बीच बंगाल की खाड़ी में 3 दिवसीय मेगा नौसैन्य अभ्यास किया गया, जिसका नाम बोंगो सागर रखा गया है।
भारतीय नौसेना के द्वारा ग्रेटर विशाखापट्टनम नगर निगम के साथ मिलकर विशाखापट्टनम में हवाई बीजारोपण किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आप लोगों से चरणजीत सिंह अत्रा के विषय में बात करूंगी। भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा चरणजीत सिंह अत्रा को मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। इसी के साथ मैं अपने इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ गुड डे।